नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के जो फैक्ट हैं वो सारे आप के माइंड में बैठ जाएंगे। वो सारे वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके लिए ले आ रहे हैं और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम NCERT सार संग्रह का भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यह वीडियो 2 से 3 घंटे में लगभग ये तैयार हो जाएगा और वीडियो को पाने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देख सकते हैं। आपको वीडियो सीरियल से मिलेंगे और जिस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है पॉइंट वाइज विथ फुल एक्सप्लेनेशन और साथ में ट्रिकी वे भी आपको बताया जाएगा याद करने के लिए। और ये जो आज का वीडियो होने वाला है ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाली है। तो आप तैयार हो जाइए। और ये ऑल इंडिया, मतलब ये भारत में कोई भी पेपर होगा तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये ऑल इंडिया के में जो पेपर आएगा इंडियन ज्योग्राफी से उसमें से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो नए व्यूवर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाएं वो आपके पास तक पहुँचे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके पास तक पहुँच जाएगा, है ना, नोटिफिकेशन के जरिए। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, ये NCERT सार संग्रह महेश कुमार बरनवाल जी की है, हाँ, वन लाइनर की। और इस बुक की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और मार्केट में समझ लेना काला बाजारी इसमें बहुत तेज़ी से हो जाएगी क्योंकि मार्केट में मिल नहीं रही है। तो ये आपके लिए क्या है, मास्टर वीडियो मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। ऐसे में हिस्ट्री की इसकी हर एक का है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से ला सकते हैं। तो NCERT की ये सार संग्रह है, हाँ, वन लाइनर की। मैंने जैसा कि आपको बताया महेश कुमार बरनवाल जी की है और बहुत अच्छा है। तो बुक नहीं लिए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा रुक के लीजिएगा। और तब तक आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ये हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भूगोल। और इसमें हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं ना। अब मैप में एक बार भारत देख सकते हैं। आप हमारे साथ पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल अभी मज़ा आने वाला है। और हाँ, एक काम ये करिएगा, आप जब भी ज्योग्राफी पढ़िए तो आपके पास, ठीक है ना, एक तो वर्ल्ड मैप होना चाहिए, एक इंडिया का मैप होना चाहिए और एक जहाँ पर है मीन्स आपके स्टेट का। ये तीन मैप तो होने ही चाहिए, है ना। तो अब हम देखेंगे इंडिया को एक मैप में देखेंगे, 3D मैप में। तो चलिए मैप में हम देखेंगे इंडिया। यहाँ हम टाइप करेंगे इंडिया, इंडिया। और आप ये यहाँ देख पाएंगे अपने इंडिया को। ये है हमारी पृथ्वी जिसे नील ग्रह के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं इसे। और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे ये है पृथ्वी और ये है हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है ना। अच्छे से देख पा रहे होंगे आप। और ये देखिए मैं मूव करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, देख के समझ के वीडियो से हर एक जैसे पढ़ेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, अच्छे अच्छे कमेंट आए, उसी से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हों मैं लेके आता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय। चलिए सामान्य परिचय स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले देखेंगे हम भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसको मैं समझाऊं, मीन्स मैंने भी लिखा ये क्या है, सपोज दैट ये है अर्थ
ठीक है ना। और इस अर्थ को यदि मैं डिवाइड बाई 2 करूँ, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 करूँ, देखिए अभी बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आधे के ऊपर और आधे के नीचे दो गोले में बट गया, तो एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और आधे के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यहाँ एक कर्क रेखा जाती है और यहाँ से क्या जाती है? मकर रेखा। कितनी कितनी दूरी पर सारी चीज़ हम बताते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। ये है इंडिया का मैप, आप देख पा रहे होंगे इंडिया का मैप। और हाँ, अगर आप ट्रिकी वीडियो भी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आप ट्रिकी वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए भारत का ये विस्तार है, ठीक है ना। भारत का एक छोटा सा परिचय यहीं पर हम देख लेते हैं। ये भारत देश है, हमारा प्यारा भारत देश है। इसके 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ। किसी भी मैप में, जैसे भारत का ही मैप है हमारे प्यारे भारत देश का, तो इसमें ऊपर की दिशा ये क्या होती है? उत्तर। नीचे क्या होती है? दक्षिण। दाएं हाथ पे उत्तर, पूर्व, और ये पश्चिम। ये जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिमी पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बांग्लादेश नाम है, इसका पहले क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान नाम था, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए भारत का पूछते हैं, विस्तार पूछते हैं कि इसका विस्तार कितना है। तो 68 अंश 7 मिनट से स्टार्ट होता है। तो विस्तार में कैसा विस्तार पूछते हैं? 2 तरीके से विस्तार होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, तो जो ऐसी ऐसी लाइनें कटती होती हैं, फिलहाल इसका वीडियो मैंने सेपरेट से डाला है, ये होती है देशांतर रेखा। तो देशांतरीय विस्तार कैसा है? मतलब भारत जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, तो देशांतरीय विस्तार पूछेगा। और अक्षांशीय विस्तार पूछता है, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार पूछेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इन्हें 68 अंश 7 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 97 अंश 25 मिनट पे इस बिंदु पर समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। ये कहाँ से? ये पश्चिम से स्टार्ट हो रहा है और पूर्व की ओर यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। बात करें उत्तर और दक्षिण बिंदु, तो उत्तर बिंदु जो देखिए, अगर यहाँ से हम बात करें, ये कौन सी बिंदु होगा? दक्षिण। उससे ऊपर उससे उत्तर याद करना है आपको। अच्छा, यहाँ पर देखिए 8 अंश 4 मिनट से स्टार्ट होता है। क्या है? 8 अंश 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और यहाँ कहाँ? 37 अंश 6 मिनट पे। तो यहाँ पर क्या है? इंदिरा काल है, देखिए ना, ये यहाँ पर, ठीक है। पे क्या होता है? यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। और अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ से इसका बिंदु है ये। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है? बिल्कुल, तो इंदिरा, ये क्या है? पॉइंट है, और ये इंदिरा कॉल होती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध होते रहते हैं, सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। तो आप इस ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ कॉल ज़्यादा आती रहती है, यहाँ समस्याएं ज़्यादा आती रहती हैं। तो है इंदिरा कॉल और ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश भी हैं। देखिए चीन है ना। यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। हाँ, तो ये क्या है? 7 कंट्री हैं। और यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान है, जो अभी पाक अधिकृत है ना। तो ये हो गई, इसके बारे में आप अच्छे से आपको पता होगा, है ना। अब देखते हैं, और ये आप इस मैप में देख पाएंगे, इधर क्या है? ये तट रेखा है, ठीक है। बाकी मैप वाले उसमें मैंने अच्छे से इसको समझा दिया है, आप वहाँ जाकर भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो कितने से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसकी ट्रिक भी है, 8 मित्र पर गमछा झाड़, आप इसे निकाल पाएंगे, हमारे ट्रिक की वीडियो में जाएंगे तो हाँ और अच्छे से आपको मिल जाएगा। फिर है यहाँ पर देखिए, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो ये कर्क रेखा ही है जो 23.5 अंश से गुजरती है। आपको पता होगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो गई है यहाँ से, ऐसे जो गई है, ये भारत को लगभग इसमें बराबर 2 भागों में बांटती हुई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोता, गुजरात, ठीक है।
हाँ मैं आपको इन दिखाना भूल गया, यहाँ पर है वो, ये ठीक है ना, यहाँ पर गौर मोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु क्या है किबिथु है। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पर, ये जो ये बिंदु है ये, ठीक है ना, ये सबसे कौन सा पूर्वी, ठीक है, कौन सा सबसे पूर्वी पूर्वी बिंदु कौन है किबिथु है, जो कि कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। मैं मैप में दिखाऊंगा तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है बताना है आपको, तो 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, क्लियर। मीन्स यहाँ से और यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त में कितना अंतर होता है, यहाँ सूर्योदय का टाइम और यहाँ के सूर्योदय का टाइम में पूरब से पश्चिम में कितने का अंतर होता है, बिल्कुल 2 घंटे का। पेपर में आ सकता है, इसको आप माइंड में बैठा के रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश किस शहर से गुजरती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, कई बार पूछा है, और इसको आप गलत मत करिए। 82.5 अंश जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है ना, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा यहीं से गुजरती है, जो कि यूपी में है ना। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है, तो ये भारत में कितने का है, 5.5 घंटे का अंतर है। मोबाइल में देखते होंगे सेटिंग में GMT लिखा होता है प्लस 5.5, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो भारत का क्या है प्लस है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो वो है 7वां, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी पड़ी है वहां पर, 8 बड़े देशों की ट्रिक है, आप अच्छे से 8 देशों का नाम याद कर सकते हैं शुरू से। फिर है भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। तो ये मैंने भी जो बताया था यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, ये 2933 और ये कितना है 3214, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा है ना 3214, ये 2933 याद करेंगे। दोनों दीदी हाँ से पूछा गया उत्तर से दक्षिण बताओ कि कितने किलोमीटर लंबा है भारत देश, तो नहीं बता पाते हैं तो 32 दिखा देते हैं। तो आपको याद करना है, ऐसी ट्रिक आपको वहां पर मिल जाएंगी। फिलहाल वैसे याद करिए 2933 किलोमीटर और कितना 3214 किलोमीटर, ठीक है। ट्रिकी वीडियो से अगर आपको याद होता हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ट्रिकी वीडियो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2.4% है। और आपको पता होना चाहिए भारत विश्व का 17.5% जनसंख्या लगभग विश्व की जनसंख्या रहती है, जबकि जमीन इसके पास क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए 2.4 ही है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय विस्तार पूछ रहे हैं, एक देशांतरीय विस्तार होता है, एक अक्षांशीय विस्तार होता है। देशांतरीय विस्तार मैंने भी बताया था और इसकी अलग से वीडियो पड़ी, वहां जाके अक्षांश और देशांतर आप अच्छे से समझ लीजिएगा अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन हो आपको तो, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग मैंने बताया, अच्छा जब इसमें संपूर्ण भारत देश का पूछते हैं तो कितने शुरू होता है, बिल्कुल 4 अंश 4 मिनट, सॉरी 6 अंश 4 मिनट से शुरू होता है। 6 अंश 4 मिनट कहाँ शुरू होगा, यहाँ पर। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर कोई प्यारे भारत देश का नाम ले तो आपके माइंड में कितना प्यारा भारत देश का मैप बनता है, सिर्फ इतना बनता होगा, है ना। जबकि भारत देश यहाँ भी है, ये देखिए मैं थोड़ा सा रेड से आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर क्या है लक्षद्वीप है, ठीक है। तो आप आज के बाद आपके माइंड में अगर कोई भारत देश का नाम ले तो पूरा आना चाहिए, और इसीलिए इसमें कहा गया संपूर्ण भारत का जब पूछते हैं तो 6 अंश 4 मिनट से शुरू होता है यहाँ से, क्लियर। अभी प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा ना। तो चलिए प्यारे भारत देश को हमने देखा, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं, तो देशांतर रेखाएं देश का अंतर के साथ साथ वो उनके समय और अवस्थिति को दिखाती हैं या दर्शाती हैं कि वो कहाँ पर स्थित है और वहाँ के समय को वो दर्शाती है, ठीक है। फिर देखिए यदि भारतीय मानक याम्योत्तर, ठीक है, भारतीय मानक याम्योत्तर
पर मध्याह्न है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजे ना, वही अपराह्न दोपहर होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या कौन सा है? तो दक्षिणतम, उत्तर मैंने बताया, दक्षिण बताया, तो दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट है, मैंने भी आपको बताया। उत्तर में बात करें तो इंदिरा कॉल है, यहाँ बहुत कॉल आती है, और ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्लियर, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको चलिए अच्छा मैप में दिखा देता हूँ इंदिरा कॉल पॉइंट आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, चलिए हम इसमें देखेंगे इंदिरा कॉल। हमारे प्यारा देश में देखिए, ये उत्तर की ओर आए हम, और ये दिख रहा है इंदिरा कॉल। यही है पॉइंट जो क्या है, सबसे उत्तरी पॉइंट है। क्लियर, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, और ये है 3D में आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये है सबसे क्या उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ऐसे ही जब मैप में बैठ के देखेंगे, लेके बैठेंगे, तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए इसके आगे देखिए, अब ये है था इंदिरा पॉइंट। मैंने इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट दोनों पर चर्चा किया। इंदिरा कॉल उत्तरी तरफ है, और इंदिरा पॉइंट सबसे क्या है? दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है ना, निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, और आगे देखते हैं, भारत एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चार राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो है सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश में है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सोनभद्र जो है वो क्या है? 4 राज्यों की सीमा से टच करता है। ये एक ऐसा जिला है भारत में, और ऐसा कोई जिला नहीं है। ठीक है ना, मैप में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश। ठीक है, 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे याद रखिएगा, इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक वाले उसमें जाके देख सकते हैं अगर न याद हो तो। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार जताइएगा लाइक करके। और हाँ, यदि आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। हम भारत का राजनीतिक क्या मानचित्र देखेंगे हम। ये है हमारा प्यारा भारत देश, ये राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप है ये देखिए, ये है 31 अक्टूबर 2019 को। ये हमारा एक जो प्यारा सा राज्य था जिसको हम क्या कहते थे? जम्मू एंड कश्मीर। ये किसमें अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया है, 2 यूटी में बदल गया है, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो एक ये हमारा हो गया, एक ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया पंजाब राज्य, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। भारत में जो ये और राज्य हैं, सबसे अधिक राज्यों के साथ ये सीमा अपनी साझा करता है, 8 राज्यों के साथ। ठीक है, इसकी भी ट्रिक पड़ी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फिर देखिए इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की बात हुई थी यहाँ पर, जो दक्षिणतम पूर्वी बिंदु था। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, और अभी सोनभद्र की बात हो रही थी, है ना, तो ये है आपका 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्य से टच कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, पुदुचेरी, और देखिए ये तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है ना, तो ये इतनी आपको राजनीतिक मैप में देखने को मिल गई। ठीक है, अब आगे चलती है, देखते हैं।
ये जो यूटी है, दिल्ली, दिल्ली क्या है, हमारे भारत देश की क्या है, राजधानी है। और ये यूनियन टेरिटरीज कब 1956 में बना, और ये नेशनल यूनियन टेरिटरीज 1992 में, ठीक है ना, ये बना। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। अब हम जी, ये देखिए, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव विलय। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, अभी इसके पहले क्या था, 29 स्टेट से 29 में से एक स्टेट कम हो गया, तो कितना बचा, 28। 7 केंद्र शासित प्रदेश से, 7 में दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का क्या हो गया, विलय हो गया, तो 2 घट गए, तो कितना बचा, ये 6 बचा। अच्छा, यहाँ से एक राज्य घटा, तो एक राज्य घटा तो एक कितने में केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, तो 6 2 8 केंद्र शासित प्रदेश, और 8 क्या, सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 क्या है, राज्य हैं, स्टेट हैं। तो अभी अपडेटेड में अगर कोई बात करे तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज यूटी है इंडिया में, ठीक है। अब देखते हैं, संसद में लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय, ठीक है। विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 को प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा। ये पूरा नाम कर दिया है, देखिए, देख सकते हैं। तो पूछ लेंगे अब इसका नाम क्या है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। ये भी पूछ सकते हैं कितने यूटी हैं, तो 8 हैं, कितने के स्टेट हैं, 28 हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये नाम आप जरूर याद रखिएगा और इसकी डेट याद रखना है, ठीक है ना। 26 जनवरी 2020 से प्रभावी रूप से क्या हो गया है, ये लागू हो गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये देखिए, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, ठीक है। यहाँ देखिए, उत्तरतम बिंदु मतलब सबसे ऊपर वाला, ठीक है। मैप में सबसे ऊपर उत्तर होगा, क्योंकि जो भी क्या होता है, पृथ्वी है, तो ये क्या होता है, उत्तरी पोल होता है, ये क्या होता है, दक्षिणी पोल होता है। बी से काट देते हैं, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जो ऐसे ऐसे इस पे एक रेखाएं खींची होती है ना, वास्तव में नहीं खींची होती हैं, ठीक है, मानक रेखाएं हैं ऐसे ऐसे, तो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो ऐसे ऐसे रेखाएं पृथ्वी पर आप ग्लोब पर देखेंगे बनी होती हैं, वो कौन सी होती हैं, देशांतर रेखा। तो देशांतर और अक्षांश रेखा में क्या होता है, किसी देश का ये अवस्थिति को दर्शाती है, वहाँ की स्थिति कैसी है। तो उसी के अनुसार आप देखेंगे भारत जो है उसका चतुर्दिक मतलब चारों तरफ का जो अंतिम बिंदु कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे हम एक खेत लेते हैं, तो खेत में पूछेंगे भैया पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो बताएंगे भैया पूर्वी बिंदु ये है। बोले पश्चिमी कौन सा है, बताएं, कहें उत्तरी कौन सा है, ये। बोले दक्षिणी कौन सा है, तो ये। तो इसका एक एक नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भारत में जो है उनका नाम क्या है, इसको देखते हैं। जो उत्तरतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है। अब कहाँ पर है, लद्दाख में है। पहले कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था, तो आप जम्मू कश्मीर नहीं टिक करेंगे, लद्दाख में है वो, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, देखिए इंदिरा काल कहाँ है, उत्तर है। और दक्षिण की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। ये संपूर्ण भारत की बात है, ठीक है ये। और जब भारत में हम जाएंगे, अच्छा पश्चिमी बिंदु में जाएंगे, तो गौर मोता या मुहार मोती जो कहाँ है, गुजरात में है। ये क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु, कौन, अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, कन्याकुमारी, कहाँ है, कन्याकुमारी। वो 8 अंश 4 मिनट पर जो शुरू होता है। और ये वाला कितने में शुरू होता है, इंदिरा पॉइंट, ये 6 अंश 4 मिनट से शुरू होता है। और ये तमिलनाडु में है ये वाला, ठीक है ना। और ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब चलते हैं आगे, देखते हैं हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर क्रम। सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है,
फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर शिवालिक है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या याद करेंगे, के एल कल, ठीक है, जेपी, हाँ, या के एल जे पी एस, आप इसको याद कर लेंगे, ये इसका क्रम है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, और समझ में आया है तो शेयर करना मत भूलिएगा। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। इंपॉर्टेंट लाइन है इसको, भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। इंपॉर्टेंट है, पूछे हैं, कई बार पूछे हैं, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। किसकी भूमि की, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। आगे देखेंगे अब हम, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। म्यांमार आप जानते हैं ना, बिल्कुल, वो अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा टच करता है। म्यांमार कहाँ है, पूर्व में है, भारत के पूर्व में है, आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है, भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। और इसे कितने देश लगते हैं, कितने राज्य भारत के टच करते हैं इसके साथ सीमा, 4 है, ठीक है। इसकी सारी ट्रिक आपके ट्रिक वाले में पढ़ेंगे, मम्मी म्यांमार जरूर आना, तो वहां से देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हम ऐसे एक एक पढ़ते जा रहे हैं, अगर ट्रिकी इसमें हो, जहाँ ट्रिकी है मैं बता दूंगा, इसका ट्रिकी वीडियो पड़ा है तो आप वहां जाके देख लिया करेंगे, ठीक है ना। अगर देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको पता है दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है, चाइना का है, बिल्कुल। बात करें असम की, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, तो कितने करती है, 7, ठीक है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों को एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो असम, असम आप देखे ही है ना, असम मैं दिखा देता हूँ, मैप लेके बैठा करें, ये, ठीक है, ये क्या है, असम है, ठीक है ना। चलिए आते हैं जी, ये, ठीक है ना। तो कितने राज्यों को, 7, 5 और 2 7। देखिए देखिए, राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो ये पूछे हैं इस पूजा में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिखेगा एग्जाम की दृष्टि। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जल डमरू से। बहुत बार पूछा है, क्योंकि इसको लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान समझ लेते हैं, पाकिस्तान से, तो उधर ऐसा कुछ नहीं है, ये जल संधि है, ठीक है ना। इसकी अलग से वीडियो पड़ी है, कौन कौन सी जल संधि है ये इंपॉर्टेंट जो भारत से रिलेटेड है, वो वहाँ पर सारी दी है, वहाँ से ट्रिक से याद करिएगा, ऋषि सर ने आपको पढ़ाया है। हमारी टीम आपके लिए हर समय कुछ ना कुछ अच्छे वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। भारत के कौन से राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, वो है आपका सिक्किम, है ना, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, फिलहाल इसकी अलग से वीडियो की पड़ी है, वहाँ देखिएगा। 9 डिग्री चैनल कहाँ से गया है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य से। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य गया है। 8 डिग्री या महान चैनल जो है वो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के साथ गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये इसे जलडमरू मध्य कहते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई, ठीक है, वो अलग करती है कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी गुजरात को, खंबात की खाड़ी, पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य, कोको द्वीप म्यांमार, जहाँ म्यांमार में है, और उत्तरी अंडमान के मध्य ये बांटता है, जल संधि है। जल संधि क्या है और ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की भी वीडियो पड़ी है, वहां जाके इसको आप देख सकते हैं। दक्कन पास,
ये कहाँ है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 10 डिग्री चैनल काफी बार पूछा है, ठीक है ना। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये भी काफी बार पूछा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लंबाई और संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है देश लंबाई, तो जो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के साथ भारत देश अपनी क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, जो सबसे अधिक है। लगाने को लोग चीन लगा के आ जाते हैं, पाकिस्तान लगा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन अपनी सीमा साझा करता है, तो भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और यही रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के भी बीच में है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जब बटे थे तो एक साथ इनका निर्धारण, मतलब जब ये बटे थे तो यहाँ तो 1947 में इसका तो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। उसी के आसपास रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में हुआ था, ठीक है। तो इनके बीच में जो रेखा है भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, सीमा रेखा का नाम है। और ये बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो बांग्लादेश अब मित्र से आप इसको याद कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारी ट्रिक वीडियो मिलेगा, सबका बना है, वहाँ देख लीजिएगा। देखते हैं चाइना, चीन को देखते हैं। 3488 किलोमीटर के साथ मैकमोहन रेखा से टच करती है। और कितने राज्य, 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा है, अभी मैंने बताया, जो 5 राज्यों से भारत की करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले लद्दाख नहीं था, अभी जब ये बढ़ गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी में बढ़ गया है, यूटी से यूनियन टेरिटरी से, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेपाल, नेपाल 1751 किलोमीटर, और भारत और नेपाल के बीच में कोई ऐसी रेखा, सीमा रेखा नहीं है। और कितने राज्यों से को टच करती है, 5, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। बात करें म्यांमार की, म्यांमार 1643 किलोमीटर, जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है भारत के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। और ये है भूटान, भूटान कितने, 699, और कितने राज्यों के साथ, 4, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। बात करें अफगानिस्तान, ये कितना, 106 किलोमीटर, सबसे कम, ठीक है। और कौन सी रेखा से डिवाइड करता है ये, तो ये डूरन रेखा से। और ये कितने राज्यों से टच करता है, ये एक से ही करता है, लद्दाख से। पहले जम्मू कश्मीर था, जो कि अभी भी क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अभी इससे टच करता है। चलिए इसके कुछ फैक्ट के बारे में देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में शिमला समझौते में इसे दोनों देश ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था 1914 में, ठीक है। अब बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ, रेड से आप क्या करेंगे, पाकिस्तान खतरे वाला है ना, तो रेड से याद करेंगे, रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में है, सनातनी हमेशा रहती है, आपको पता ही है। तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। अब आगे देखते हैं, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख करके और इसे माइंड में आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सारे हैं, कहाँ से क्या पूछ लीजिए कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट। देश भारत, हमारा प्यारा देश भारत। अन्य नाम आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी यहाँ की कैपिटल नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है ये। अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 अंश
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ज्यामितीय आकार बात करें तो चतुष्कोणीय है, 4 कोण जैसे निकले हैं ना इसमें। फिर करें मानक समय की बात तो मानक समय यहाँ पर क्या है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप। मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटा प्लस में, ठीक है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए भौगोलिक विस्तार लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 32 से 14 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 29 से 33 किलोमीटर। स्थलीय सीमा अगर बात करें कितने किलोमीटर में फैली हुई है 15,106 किलोमीटर में। वहीं बात करें हम आगे जलीय सीमा तो 7,516 किलोमीटर। और प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। और संलग्न क्षेत्र की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री जल मील तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक, ठीक है। तो 3 भागों में बटा होता है। आगे देखते हैं जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और जिसे 269 भी लिखा है, कहीं में 63 भी लिखा होगा, कंफ्यूजन 2015 के अनुसार यहाँ पर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है और क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के में ये 7वां स्थान रखता है। इससे 6 बड़े देश हैं 7वें नंबर पर ये है। कुल जनसंख्या की बात करें 1 अरब 21 करोड़ के लगभग है यहाँ पर और ये विश्व की कुल जनसंख्या का 70.5% है। तो जमीन विश्व की बात करें तो 2.4% है और जनसंख्या की बात करें 7.5 निवास करती है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय स्थान है, प्रथम चीन का है पता ही है। पुरुष जनसंख्या यहाँ पर कितना है अगर बात करें तो 62 करोड़ 32 लाख, ठीक है, और 70,258। और महिला की बात करें तो 58 करोड़ 75 लाख 84,719। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 83.37 करोड़ और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37.71 करोड़, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच में 17.64 इसकी क्या थी दशकीय मतलब 10 सालों में, ठीक है ना। इसकी क्या थी दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, ठीक है भाई। लिंगानुपात की बात करें 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे क्षेत्र में 382 लोग, कितने लोग रहते हैं 382 लोग अगर सबको पूरे देश में बांट दिया जाए इसके क्षेत्रफल के अनुसार पर देखकर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आप अच्छे से देख लेंगे, एक नज़र में देखिए और बिल्कुल आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा तथा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कुल जो साक्षरता है वो कितना है 74.04% है, ठीक है। और बात करें पुरुष की साक्षरता तो 82.14%, महिला की बात करें तो 65.64%। लिंग अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का लगभग 16% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 8.6% है कुल जनसंख्या का, ठीक है ना। अगर राज्यों की संख्या कितनी है 8, मैंने बताया अभी 8। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें देखिए राज्यों की संख्या 28 मतलब 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है 8 है, ठीक है ना, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पूछे हैं कितने पर तो 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% पर आपको मिलेगा। वहीं बात करें पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% पर, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य पूछ लेते हैं। निम्नलिखित
राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा, इसकी ट्रिक भी है, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से क्या करते हैं, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। वैसे अगर इसकी ट्रिक याद करना चाहें बताता हूँ, 8 मित्र पर गमछा, जहाँ इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, द्वीपों की संख्या। द्वीपों की संख्या कितनी है भारत में, तो कितना है, 1208, हाँ, निर्जन सहित, जहाँ जन है या नहीं है सबको लेकर के, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, कितने हैं, 18। और तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 266 है। बड़े बंदरगाहों की अगर संख्या की बात करें तो 13 है। और साथ में हम अगर देखें राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो क्या है, बाघ है। वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम क्या है, पाओ स्टेटस, ठीक है। और बात करें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस और बेंगालनसिस, ठीक है, फाइकस बेंगालनसिस, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है और वैज्ञानिक नाम क्या है, नीलम्बो नुसिफेरा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है और रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। और राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय क्या है, लिपि देवनागरी है हमारी। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्य में जयते, और ये कहाँ से लिया गया है, मुंडोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, ठीक है ना। तो ये हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको माइंड में आप लोग रखिएगा। और देखिए पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूँ तब उचित है, ठीक है ना। ये पूछे हैं कि कौन सा है जो उत्तर भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों पर इसका विस्तार है, हाँ, तो ये 3 जगह पर है। एक तो तमिलनाडु कराईकल में है, केरल में माहेमर और आंध्र प्रदेश में यमन राज्यों में स्थित है। कौन, पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको मैप में भी आप लोग देखेगा तो ये पुडुचेरी आपको इन तीनों राज्यों में थोड़ा थोड़ा अंश इनका मिलेगा, ठीक है। भौतिक विभाजन आप देखेंगे, अभी तक तो हमने राजनीतिक विभाजन देखा, अब हम फिजिकल डिवीजन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल डिवीजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था, तो गोंडवाना लैंड का था, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है, ठीक है ना। किस ओर, उत्तर दिशा की ओर। कहाँ से आया है, ये अफ्रीका से कट के आया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट वाइज जैसे देखते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, एक उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, ठीक है, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर कैसे बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र जिसे कहते हैं, बृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय से कहते हैं, और बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये चौथा उसका भाग है, इसमें बांटा गया है, ठीक है ना। देखते हैं आगे हिमालय का निर्माण। देखिए हिमालय का निर्माण, फिर से हम रिपीट करते हैं यहाँ पर देखिएगा, हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है
इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वो है बृहद हिमालय। ठीक है। उत्तर नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। ये कई बार पूछे हैं एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है। हिमालय का पर्वत और ये पर्वतीय जो है प्रांतीय प्रदेश कौन सा है? तो वो है शिवालिक। ठीक है, कौन सा है? शिवालिक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिखा है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। आगे देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक। ये पूछे एग्जाम में कई बार। फिलहाल इसमें वन लाइनर क्वेश्चन एक साथ हैं, पेपर में कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो वो है सतपुड़ा की। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। यहाँ देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर लगभग है, 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसे कई बार पूछा है, पीर पंजाल की श्रेणी कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका मेन पॉइंट, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्रिलाइन की ऊंचाई कम है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई भाग में। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर देखिए, अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वहां पर क्या है? वन है। ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आरावली। ठीक है, पर्वत श्रृंखला। आरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। ठीक है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन आप जानते होंगे। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ लिया है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से हम अपलोड करें वो आपके पास तक पहुँचा करें। ठीक है ना। फिर देखिए, आरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अविष्ट पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। ठीक है, ये 2695 मीटर है, जो कि केरल में है। ठीक है ना। फिर देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो केरल और तमिलनाडु। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। फिर लिखा है, सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे चलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की। ठीक है। और एक आता है भारत में, तो भारत की है तो केटू गार्डविन ऑस्टिन 8611 किलोमीटर है। और वही बात करें यदि हम अभी जो पढ़े थे माउंट एवरेस्ट की, तो क्या है? 8848 किलोमीटर है। भारत की केटू गार्डविन है। आइए नीचे देखते हैं मेन पॉइंट, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है?
राकापोसी, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करके रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एमएस स्टडी परिवार का आप सदस्य चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं, ठीक है। भारत का ये भौतिक स्वरूप है, देख सकते हैं ये हिमालय कैसा है, कौन सा हिमालय है। पीडीएफ में आप अच्छे से इसे जूम करके देखिएगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। ये प्रायद्वीपीय पठार के हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, चलिए वन लाइनर में देखते हैं फिर से। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से, ठीक है। माना दर्रा किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो वो उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी, ये पूछे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में वन लाइनर है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए अब आगे देखते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, बहुत बार पूछे इसको, कई बार पूछे हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर, और जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा, अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो वो है म्यांमार में, ठीक है। तो एक श्रेणी कहाँ चली गई है? म्यांमार में चली गई, ठीक है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो वो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है। अब बात में पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्ना मलाई पहाड़ियों के बीच है। बात करें नाथुला दर्रा किस राज्यों में स्थित है? तो वो सिक्किम में है। अच्छा, एक काम करिएगा, आप एक मैप की बुक ले लीजिएगा एटलस की, और उसमें साथ साथ देखते चलिएगा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उत्तराखंड में कोड़धारी वनों, ठीक है, कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल और प्यार, ठीक है, इसको पूछें बुग्याल और प्यार से रिलेटेड मतलब 8 से 10 क्वेश्चन लास्ट के 3 इयर्स में बने हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट पर। लिखा है लिप लेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। अच्छा, इसकी सारी ट्रिकें बनी है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में है, हाँ, कौन किससे क्या जुड़ता है, ये सारी चीज़ें मिली हैं। आप वहाँ से अगर देख के याद करना चाहें तो हमारे ट्रिक वाले प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो वहाँ पर ट्रिक वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखते हैं। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है, लद्दाख, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का है, ठीक है ना। फिर देखते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो ये जो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो पैलियोजोड़क महाकल्प में, ठीक है, ये क्या हुए? निर्मित हुए थे। फिर देखते हैं अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो है मालवा का पठार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपका हमें साथ चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन इससे बने हैं, ठीक है ना, कई क्वेश्चन बने हैं इससे, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो वो है चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से नापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है?
तो गुजरात है। ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। देखने में छोटा लगता है और लोग दूसरा लगा के आते हैं, इसीलिए। तो जहाँ फंसने वाली बात आती है क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि वो फंसाए और आप फंस जाओ, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर अगर ये भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं, तो 9 हैं। और इसमें पूर्वी तटीय और पश्चिम तटीय हैं, तो पूर्व में 4 हैं और पश्चिम में 5 हैं। तो भारत के तटीय राज्य, अच्छा इसकी भी ट्रिक पड़ी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। भारत के तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। ताऊ आप गोवा के गुजरे महानायक से आप ये पूरा याद कर पाएंगे। बाकी आप वहाँ जाएंगे तो अच्छे से एक फनी वे में याद कराया गया है आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का नाम रत्नाकर नाम से सूचित था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों का क्या नाम है? जिसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, केप कोमोरिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी को, ठीक है। फिर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पीक कौन सी है? तो है सैडल पीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं अब। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572, इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच से है, ठीक है ना। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो वो है पुलिकट झील के समीप स्थित है। फिर है राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुकोटी से प्रारंभ होता है, ठीक है। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है लक्षद्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर, ठीक है ना। ये लिखा है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप, हाँ, रामेश्वरम, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखते हैं। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो है मुंबई, ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में है, ठीक है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको दिखेगा वहां पर। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल में है। आप हमारे दर्रे वाले वीडियो देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और बिल्कुल फनी वे में आप अच्छे से एक बार देख लेंगे, दिमाग से एक बार पूरा देखना है, सब समझ में आ जाएगा। ऋषि सर ने इस वीडियो को पढ़ाया। हमारी टीम आपके लिए हमेशा आपके अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं, और आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। आपके प्यार, आपके अच्छे से कमेंट जो आते रहते हैं, आपके लाइक, आप वीडियो को इतना जो शेयर करते हैं, उससे हम लोगों को हौसला मिलता है, वो एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम एक अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, और अपने फ्रेंडों के साथ ये वीडियो शेयर करिए अधिक से अधिक। चलिए देखते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, इससे एग्जाम में शिखर, देश और ऊंचाई दिया है। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। कहाँ है? नेपाल, 8,848 मीटर, ठीक है। काराकोरम केटू या गाडविन आस्टिन, ये कहाँ है? भारत। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कहीं जुबान फिसल जाए, तो उसके लिए सॉरी, हाँ, पहले से। बाकी जुबान है, ठीक है ना। देखिए काराकोरम जिसे केटू कहते हैं, गाडविन आस्टिन, भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? 8,611 किलोमीटर भारत की। और भारत में बात करें तो कंचनजंगा की है, भारत की है ये, और 8,598 किलोमीटर। मकालू की चोटी नेपाल में है, और ये कितना? 8,481 किलोमीटर है।
धौलागिरी की है, नेपाल में है 8,172 किलोमीटर। नंगा पर्वत भारत में है 8,126 किलोमीटर। अन्नपूर्णा भारत में है 8,068 किलोमीटर। नंदा देवी पर्वत शिखर भारत में है 7,817 किलोमीटर। ऐसे कामेत भारत में है, ठीक है ना, और 7,756। वहीं देखिए आप लोग मचाला बरवा ये भारत में है, ठीक है, कितना 7,756। और गुरुला मंधाता, ठीक है, मंधाता ये कहाँ है, तिब्बत में है, इसको पूछा गया है। और इसमें भारत का ये थोड़ा सा विवादित होता है, इसलिए इसको नहीं पूछते भारत वाला, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर देखते हैं सतलज, क्या सतलज एवं सिंधु नदी, सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं पूछे पंजाब हिमालय। ये अब तो ये जो ये पीसीएस के लेवल के एग्जाम है उसमें अब मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको घुमाता है। तो आप जब तक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ समझ के पढ़ना है, देख के पढ़ना है और रटने वाला काम खत्म करना है, नहीं तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब पढ़ेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट बोले तो जलवायु, जलवायु हम शुरू करेंगे। और हाँ, यदि वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक एक जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करते रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा, है ना, ताकि जो भी वीडियो हम लाएं वो आपके पास तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। बात करेंगे जलवायु क्लाइमेट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो अक्षांशीय अवस्थिति है। अक्षांशीय क्या होता है, एक देशांतरीय होता है। मैं चलिए बताता हूँ आपको जरा, थोड़ा सा एक मिनट। ओके, चलिए, ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, मैंने बनाया पृथ्वी, ठीक है, हूबहू ऐसे नहीं बनेगी। और ये जो ऐसी रेखा जाती है, ऐसी ऐसी काटती हैं, ये क्या कौन सी होती हैं, अक्षांशीय होती है। ऐसे की होती है, ये सब क्या होती हैं, अक्षांशीय होती है, ठीक है ना, ये। और जो ऐसे से कटी होती हैं वो क्या होते हैं, देशांतरी होती है, ठीक है, क्या होती हैं, देशांतरी होती है। तो जो जलवायु को निर्धारित करने के लिए जो मुख्य कारक होता है वो अक्षांशीय अवस्थिति होती है। जो ये रेखा ये जहाँ पर होगा उसके अनुसार वहाँ का क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये समझ में गया आप लोग। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, ये बहुत ही अच्छे से दिया है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं इनका अलग अलग। एल से क्या होता है, लैटिट्यूड, ठीक है, जिसे कहते हैं अक्षांश। एल्टीट्यूड क्या, ऊंचाई, ठीक है। और फिर क्या है, नियरनेस फ्रॉम सी, एन से नियरनेस फ्रॉम सी मतलब समुद्र से निकटता। डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। एफ से फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है वन। ओशियन करेंट्स मतलब समुद्र की जलधाराएं। फिर है रेनफॉल अर्थात वर्षा। माउंटेन मतलब पहाड़ या पर्वत जो भी होते हैं। सॉइल मीन्स मिट्टी, मतलब इतनी चीजें होती हैं, क्या होती हैं, जो निर्धारित क्या करती हैं, जलवायु को के निर्धारण करती है, कैसी होगी वहाँ की, ये इनके मुख्य तत्व हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम, आप समझ रहे हैं, दक्षिण और पश्चिम, जैसे भी मैप है या मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसका ये हो गया उत्तर हिस्सा, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, ये हिस्सा क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। और उत्तर पूर्व, उत्तर ये होता है और पूर्व ये होता है, उत्तर पूर्व ये हो गया, ठीक है ना, समझ गए। तो मैप में, भारत के मैप में आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्या होती है, वर्षा
होती है, कब? शीत ऋतु में। ठीक है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है ये तो, बहुत बार पूछा है। पंजाब एवं तमिलनाडु में क्या होती है? शरद ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है। फिर भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? कई बार पूछे, 125 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है ना। फिर भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय। ठीक है। पश्चिमी घाट में, हिमालय में और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी जलवायु पाई जाती है? पूछा गया एग्जाम में। तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण, ठीक है, ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। आगे देखते हैं। व्यापारिक पवने लिखा है, आगे देखिए। व्यापारिक पवने 0 अंश से 30 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 अंश एनएस से विश्वतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 अंश से 5 अंश एनएस की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे काल बैसाखी कहा जाता है या चाय वर्षा कहा जाता है। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है ना। ठीक है, लिखा है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है लेह। इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5। कौन कौन? 5 में। ठीक है ना। लिखिए, जलवायु निर्धारण के आधार क्या है? वार्षिक और मासिक औसत तापमान, वार्षिक और मासिक वर्षा और वनस्पति, ये होते हैं क्या? निर्धारण के। ठीक है। कोपोन की योजना, कोपोन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, ठीक है, ये देखते हैं इसको। तो जलवायु को प्रकार दिया है, वर्ण संकेत दिया है और क्षेत्र दिया है। जैसे लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु कहते हैं, जैसे AMW गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट। ठीक है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु जिसे कहते हैं AS कहते हैं, तमिलनाडु और का कारोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की बात करें अगर, तो AW कर्क रेखा के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसमें आता है। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु की बात करें BSHW की, तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग इसमें आ जाते हैं। बात आगे करें। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो इसे BWHW राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग। ठीक है ना। आगे देखेंगे। शुष्क शीत ऋतु, तो इसे कहते हैं CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा ग्रीष्म शीत आर्द्र ऋतु जो DFC कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम आते हैं इसमें। और ध्रुवीय तुल्य जलवायु कहाँ पर रहती? इसे ई संकेत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु, इसको कई बार पूछे हैं, ये वाला उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पॉइंट, मेन पॉइंट इसका। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ठीक है, ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समानतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दलोया
दोलायमान पट्टी है जो हिलती रहती है, जिसे कहते हैं, पढ़ने में थोड़ा इसे कहते हैं स्विंगिंग, ठीक है ना, स्विंग करता रहता है, ठीक है ना, घूमता रहता है, दोलन करता रहता है। दोलायमान जिसे कहेंगे, दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एक दक्षिण पूर्वी व्यापक पौने मिलती है। दोनों पौने के मिलने से विषुवतीय पछुआ पौने की उत्पत्ति होती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लू उत्तर मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पौने हैं लू को, ठीक है ना, बहुत ही गर्म हो जाती है और पीड़ादायक होती है, इससे हम आप अच्छे से परिचित हैं लू से, है ना। इधर देखते हैं भारत हमारा प्यारा था दक्षिण पश्चिमी मानसून के आवागमन की सामान्य तिथियां, ठीक है ना, PDF में आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। 1 जुलाई से आया 15 जुलाई तक आगे ऐसे निकल जाता है, देखिए यहाँ 15 जुलाई को आया, ठीक है, 1 जुलाई को आया, ये इसे यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना, ये ठीक है, ऐसे करके देखिए 15 जून 15 जून, ठीक है, 10 जून 10 जून। तो जैसे हम लोग यूपी में कितना आता है, लगभग 20 जून के आसपास 15 जून के पास आ जाता है, देखिए यूपी के 15 जून है, 10 से 15। और यहाँ पर देखिए लखनऊ देखिए आ रहा है ना, तो 20-21 जून तक आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे से बटा है पूरा, कैसे निकलता है मानसून, इतनी वर्षाएँ होती जाती हैं, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ देखिए ये जो है 10 जुलाई को हुआ, यहाँ 15 जुलाई को देखिए बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है ना, आप अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से, ठीक है, ये कहाँ कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, कई बार पूछा गया है, केरल एवं तटीय कर्नाटक से ये संबंधित है, ठीक है ना। अब अब यहाँ आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, कई बार पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट, केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो छोटे नागपुर के पठार से होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर और दिसंबर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो यह तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो एवं ला नीना आदि है, ठीक है। फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है। भारत के किन क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, तो है जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्लियर। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो बीच में तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे बोल सकते हैं, सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ समझ में नहीं आया, या कहीं त्रुटि हुई हो तो आप वहाँ पर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है। मरुस्थल आपको है ना 10वें नंबर है, भारत का थार कौन सा है, 10वें नंबर पर। भारत में मानसून के ट्रांसपोर्ट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रभाव को माना जाता है, प्रभाव को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत है। देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जातियाँ पहाड़ियों के कुछ भागों पर 1000
सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर देखते हैं मध्यम वर्षा के क्षेत्र। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच क्या होती है, वर्षा होती है। फिर न्यून वर्षा का क्षेत्र जहाँ बहुत कम होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र जहाँ मतलब बहुत कम, तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृक्ष छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। क्लियर? बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे तो मजा आ जाए। अब देखते हैं मृदा, सॉइल, मिट्टी जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मृदा, यहाँ देखेंगे भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक है ना, भारत की मृदाओं, मिट्टियों का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर तो है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, वन मृदा। चलिए इसे अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन इसे देखते हैं कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मृदा, सोल, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द के सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श या फ्लोर है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ पाई जाती है, जिसे कछारी मृदा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मृदा के स्थान पे ये क्वेश्चन में दे देता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसमें जैसे कछारी मृदा कहते हैं तो जलोढ़ को जानते हैं। ऐसे रेगुर की बात करें तो काली मिट्टी से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर आप गए हो तो देखेंगे एक तरफ से आपको काली काली ही मिट्टी दिखेगी। ठीक है ना, तो वो क्या होती है, काली मिट्टी होती है। ठीक है, फिर देखते हैं मालवा का पठार किस मृदा की अधिकता है, तो काली मिट्टी की है। ठीक है, मालवा का पठार। अब देखिए, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, एग्जाम में इसको पूछा है। ठीक है, बिल्कुल भुरभुरी होती है, कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा कपास होती है। ठीक है, फिर पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे देखिए जी, बात करते हैं हम लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती हैं, तो ये केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है, तो वो है लेटेराइट। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, प्रमुख क्षेत्र में, तो मालाबार तटीय प्रदेश में, एग्जाम में पूछा गया है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है, तो वो बलुई दोमट मृदा में होती है। पौधे का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा से होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो दलहनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। समझिए, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है,
इसको अलग से कहीं लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब हम चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो वह है अवनालिका अपर्दन से। ठीक है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो लेटेराइट होती है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं, कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो गाद, मृतिका व रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो जस्ता की सबसे ज्यादा कमी है, सबसे ज्यादा लोहा है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, बांगर कहलाती है। इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत अच्छे अच्छे इसमें दिए हैं पॉइंट, है ना। अम्लीय मृदा को किस योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना, यूपी में। आगे देखते हैं। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है, अम्लीय और फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान को मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो कैल्शियम की अधिकता वहां पाई जाती है। आए बात करें मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनोरोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नॉर्मल पेपर में कई बार पूछे। पीएच मान वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच मान पूछे 1 से 6 अम्लीय मिट्टी। ठीक है ना, अगर 1 से 6 तो वो है अम्लीय मिट्टी, 7 है तो उदासीन मिट्टी, और 8 से 14 है तो वो क्षारीय मिट्टी कहलाएगा। तो आप अपने स्टेट का देख लीजिए, आपके स्टेट की मिट्टी कैसी है। अब प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में देखेंगे। समूह 1 2 करके दिया है, और विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण दिया है और प्रस्तुत दिया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 2.92% है। समूह 2 में देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन 13.79% पे। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, तटीय एवं दलहनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन है। ये सब क्या है, सारे वन है। ठीक है, जैसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे कम बनता है, फिलहाल देखना सब है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो मैंने भी दिखाया आपको। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे, तथा इनकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। भारत में चिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो दार्जिलिंग में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैर का। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खिजड़ी। ठीक है, देखिए भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर सागौन, क्या इंपॉर्टेंट है। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। कई बार पूछा गया है। हाँ, फिर देखिए पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। ठीक है ना, तो देखिए बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, तो लाठी बांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। कहाँ की गई थी, भोपाल में की गई थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। लिखा है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले सामान्यतः पाए जाते हैं। कहाँ, राजस्थान में पाए जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि का को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, तो वो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो वो हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। ठीक है ना, जब ये फूल खिलता है तो लगता है कि जंगल में आग लग गई है, ऐसा कलर इसका ऐसा होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सागौन के वन। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो देवदार का है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई, तो 1 जून 1981 में हुई। भारत के मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो 4,975 वर्ग किलोमीटर में। इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, भोपाल में की गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के 8 वनस्पतीय क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। देखिए, क्षेत्र दिया है, फिर विस्तार दिया है, फिर देखिए वनस्पति वितरण दिया है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र कश्मीर से हिमायू तक शीतोष्णकटिबंधीय भाग है और अल्पाइन क्षेत्र। दूसरे नंबर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में देखिए सिक्किम से दार्जिलिंग तक है, और यहाँ पर कौन से शीतोष्ण क्षेत्र है। असम क्षेत्र में देखिए ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियां तक है, इनमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। ठीक है ना। सिंधु का मैदानी क्षेत्र देखें, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले वन एवं झाड़ियां मिलती हैं। आगे देखते हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान, इनमें गेहूं, चावल, गन्ने आदि की खेती होती है। दक्कन का क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप की समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों, जंगलों से लेकर तरह तरह के झाड़ियों के वन है। मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट, घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफी, चाय, रबड़, काजू आदि। अंडमान क्षेत्र में देखिए अंडमान द्वीप में है ना, और इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पतियां, समुद्र तटीय एवं अपलावी जंगलों की अधिकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब भारत के प्रमुख वनिकीय शोध संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शोध संस्थान कहाँ है, तो इसकी स्थापना 1906 में हुई। नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पूछने क्षेत्र कहाँ है, तो ये देहरादून में, और देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है ना। फिर देखते हैं एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1985 में जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है बेंगलुरु में, कर्नाटक। ठीक है। आगे देखते हैं रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है, जोरहाट, और ये कहाँ है, असम में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कहाँ, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। सेंटर ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको प्रोटेक्शन, ये प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए पूरा यहाँ पर है, अच्छे से आप इसको देख लीजिए, मैं ऐसे पढ़ते चल रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से सुनते चलिएगा, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते आगे। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए हैदराबाद में, तेलंगाना में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो क्या है, छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में है।
और इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो रांची में है, ये है झारखंड में। हाँ, इंडियन प्लाईवुड इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। तो ये आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिएगा, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया चिपको आंदोलन से क्वेश्चन। जैसे मैं अगर बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, जैव विविधता देखते हैं, ठीक है। भारत में कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। जैव विविधता की बात करेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। 12 नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से है, जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए 3 हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, ठीक है। और नेशनल पार्क की बात करें ना, ये राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है ना। उत्तराखंड में कितने हैं, 6 हैं। सिक्किम में 1 है। उत्तर प्रदेश में देखिए दुधवा नेशनल पार्क 1 है, ठीक है। हरियाणा में बात करें तो 2 है, सबके नाम लिखिए देखिए। और हरियाणा में ही सुल्तानपुर है, कई लोग यूपी का सुल्तानपुर भी समझ लेते हैं, ध्यान देना है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं। और ये मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 10 है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 6 है। गुजरात में 4 है। बिहार में 1 है। झारखंड में 1 है। उड़ीसा में 1 है, ठीक है। और ये आपका छत्तीसगढ़ में 3 है। ऐसे करके आपके अलग अलग दिए हैं, आप डाउनलोड करके मैप में देख लीजिए, सबके नाम दिए हैं। तो ये द बेस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छा है। आप इसे बहुत अच्छे से देखिए, आपको सब समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बनता है मैं दिखाता हूँ आपको। विलुप्त हो गए जीवों तथा पेड़ पौधों के जीने का संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये तो अलग अलग हैं, तमिलनाडु में कौन सा है, तो जिस राज्य अगर स्टेट लेवल का एग्जाम है तो स्टेट से लेवल में जितने जितने आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए अलग अलग से सब याद करने के लिए। और अगर इसमें पूछना है तो पूछता है कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये पूछ लेगा। हाँ, कोई उद्यान दे देगा, ये कहाँ पर, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, वाल्मीकि कहाँ पर है, हाँ, तो ऐसे पूछ लेगा। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये अलग से इसका वीडियो पड़ा है नेशनल पार्क का, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट दे दिया है जो इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। और बाकी अगर आप ऐसा देखना चाहें तो अलग अलग यहाँ पर दिया है विस्तृत रूप में, ठीक है ना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। जीवास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मांडला मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर, बहुत बार पूछा गया है। तो ये इसे आप हाईलाइट करके रखिएगा माइंड में, ठीक है ना। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है, ये परिवर्तित हुआ था, ये पूछा गया था बीच में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये बहुत बार पूछा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, यहाँ दिया है वन्य जीव अभ्यारण्य, राज्य दिया है, वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, राज्य दिया है, वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोरिंगा, हाँ,
कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता। तेलंगाना की बात करें, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नर किन्नरसानी, बिरला झील, हाँ, भीम बांध, गौतम बुद्ध, हैं, ऐसा करके वाल्मीकि विक्रम शिला, गंगा डॉल्फिन, ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको क्या करेंगे, देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हाँ, ये है बखिरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, हैं, ओखला पक्षी और पटना पक्षी बिहार। ये सब, ये इसमें पटना पक्षी बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि लोग पटना से बिहार लगा देते हैं, जबकि ये है उत्तर प्रदेश में, कई बार पूछा गया है और लोग यहीं पर गलत करके आ जाते हैं। मैंने इसकी भी अलग से वन्य जीव अभ्यारण्य का भी अलग से बना दिया है, यूपी स्पेशल का भी, बिहार स्पेशल का, और साथ साथ में इंडिया में मैंने स्पेशल बना देंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उस ट्रिकी वीडियो में जाएंगे, ट्रिकी वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट हमने वहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है ना। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये लास्ट ईयर पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा भी वो। ठीक है ना। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंजा जिला, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। भरतपुर पक्षी विहार भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादे घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? वर्ष 2011 से 20 को। ठीक है ना। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968 में हुई थी। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है तो है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के 2-3 साल में, लगभग 4 सालों से कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो क्या है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। मुदिमलाई पशु बिहार किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल के मध्य। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस बहुत ही जो वन लाइनर में है, बहुत ही अच्छे अच्छे। मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ज़्यादा पूछा गया है। केबुल लामजाओ है, जो कि कहाँ है? मणिपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, पूछा गया है एग्जाम में। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण पर्यावरण तिथियाँ, ये बहुत ज़्यादा, ये तो पूछा ही जाता है पेपर में, 1 नंबर तो इससे आ ही जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, महत्वपूर्ण दिवस रिलेटेड ट्रिकी वीडियो में एक वीडियो पड़ा है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आपको भूलने तिथि को लेके भूलना बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक है ना। फिर देखिए, विश्व वनकी दिवस 21 मार्च को है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अर्थ ओवर दिवस, ये क्या है? मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ वो भी कम है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई पूछा जाता है। विश्व बाघ दिवस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा, 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस पूछा जाता है 16 सितंबर को। इंपॉर्टेंट सारे हैं इसमें। विश्व गैंडा दिवस पूछा गया है 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय
संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछा जाता है काफ़ी 25 नवंबर को, जिसमें 25 और 5 में लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जिसमें आपको फंसाएगा, और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान से दे देते हैं, तो उसमें लोग दिमाग लगा लेते हैं, अरे ये होना नहीं चाहिए, और वो गलत कर दे। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने लगा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट दिवस है पर्यावरण से लेकर, ठीक है। बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, बस आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वो है असम, दीफू में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेब्रा की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा रहे हैं इस समय। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध गिरिवन किस राज्य में स्थित है? तो वो गिरिवन आप जानते हैं ना, गुजरात में है। गिरिवन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट इसे कह सकते हैं, में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है, ठीक है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का मान्यता प्रदान की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो है क्या? 11, ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जाना जाता है। इसे आप नोट करके रखें, किसी भी पेपर में आ सकता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को की संख्या कितनी है? तो कितना? 18 है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यूपी का लेकर के तो बहुत पूछा जाता है, यूपी का अलग से पूछते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। देखते हैं, स्थापना वर्ष दिया है, नाम दिया है, और राज्य दिया है। जैसे नीलगिरी का क्या है? राज्य कौन सा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आते हैं इनका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी का क्या? उत्तराखंड में आता है। और नोकरेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, और सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सैखो क्या असम में, और दिबांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार पंचगढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरा देख लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट हमने कवर किया है, आप जाके वहाँ से इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो देखिए, भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया, ठीक है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है, रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र, जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया है इधर एक तरफ, ये सब, और दूसरा दिया है स्थान का नाम। से आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, ठीक है। असम में दीपोर झील है। हिमाचल प्रदेश में ये सारी झीलें हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, अच्छा, सबसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें हैं फोकेसर हैं, आर्द्रभूमि, ये सब क्या है? वहाँ की स्थान के नाम है सब, ठीक है ना, जो समझौते के अंतर्गत भारत में 37 ये आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। देखिए, लद्दाख में प्यासो मुरारी झील है, ठीक है। जैसे केरल में, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से इम्पोर्टेंट आपको अलग कर लेना, ठीक है ना।
अच्छा, इसमें देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल, ये इंपॉर्टेंट है, यही लाइन सुनो। आंतरिक क्षेत्र मन्नार की खाड़ी एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम है। ठीक है ना, ये ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है ना। अब भारत में बात करें, 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति देखते हैं। राज्य और बाघ आरक्षित क्षेत्र, हाँ, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं, सीधे आते हैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे और मध्य प्रदेश की, इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, डुबरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। ठीक है। राजस्थान की बात करें, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुद्रा हिल्स। हाँ, और मैं बात करूँ गुजरात की ही कहीं पर होगा, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। और ये देखिए महाराष्ट्र है ना यहाँ पर, ये मेघालय, पेंच, हैं, सादोबा, अंधेरी, साहिद्री, बोर और नागजीरा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, बाघ के जो है भारत में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र की अवस्थिति है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देते हैं परियोजना देते हैं और वर्ष पूछते हैं और विशेष बिंदु पूछ लेते हैं कभी कभी यहाँ पर। चलिए इसे एक नज़र में इसको देखते हैं। बाघ परियोजना 1973 में पूछे कब से स्टार्ट की गई, तो निश्चित बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उसकी संख्या की वृद्धि करने के लिए किया गया। गिद्ध संरक्षण बहुत बार पूछा जा रहा है, परियोजना 2006 में आई। तीव्रता से लुप्त होने गिद्धों की को बचाना, गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली गोली, ठीक है, होती है कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाक्लोफेनॉक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है, क्योंकि ये जो है जब खा के मर जाते थे तो उसको ये जब गिद्ध खाते थे तो वो क्या होता था, उनको नुकसान करता था और वो भी क्या होते थे, मर जाते थे। तो इसके कारण क्या होता था, गिद्धों की संख्या में बहुत कमी आई। ठीक है। गिर सिंह परियोजना, गिरी अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ, गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना की बात करें 1952 में। ठीक है ना। तो अच्छा, ये गिर सिंह परियोजना और ये बाघ परियोजना एक ही साल आई थी। ठीक है ना, 1973 में भी, 1973 में भी, और 1992 कौन सी हाथी परियोजना है, केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 1992 को झारखंड में सिंहभूम जिले में प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं, पेरियार अभ्यारण्य, ये जो है आदि को उसमें लिया गया। ठीक है। कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है, 1970 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए धामिन मृग परियोजना 1977 में। कछुआ संरक्षण परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, 1975 में कई बार पूछे हैं ये। ठीक है ना। और गैंडा परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत, 1987 में। और घड़ियाल प्रजनन परियोजना, ये भी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, 1975 में। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 सेल्सियस से 21 सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं प्रवाल भित्तियों के लेकर। ठीक है। अब आया अपवाह तंत्र। ठीक है ना। अब इसको हम अगली वीडियो में इसे अच्छे से पढ़ेंगे, और आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आप हमारे परिवार का सदस्य अगर अभी तक ना बने हों तो बन जाइए, और आपके जो फ्रेंड हैं वो भी अगर ना बने हों तो उनको भी बोलिए कि हमारे परिवार का, अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए MES स्टडी का, और हम आपका ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे।
आपके लिए ऐसे नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे। हर एक चीज़ का PDF मिलेगा। इसे हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, और पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में हम इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलेंगे अब हम पार्ट 2 में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।